हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रैक्टिस क्लास प्रीवियस ईयर की जो स्टार्ट की है दोस्तों, उसी में दोस्तों आज हम 2012 का जो दूसरा पेपर है उसको लाए हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन हिंदी के। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्लास आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी पर्सनल शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों का शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। कभी कभी दोस्तों, हमेशा नहीं करती। ये चीज ध्यान दीजिए, वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी सेट में आ चुका है पीछे, मुझे याद है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। कॉन्फिडेंस नहीं भैया, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। माफ कीजिए दोस्तों, नहीं भैया, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही, बिल्कुल सही भैया। उसने पढ़ा, फिर कॉमा दोस्तों, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम को उल्लंघन, कहाँ भैया नियम को उल्लंघन हो रहा। संदर्भ की समझ ना होना, नहीं भैया। नियमों कंठस्थ ना होना, कंठस्थ बिल्कुल दोस्तों। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों कि, एक मिनट दोस्तों, इसमें माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें हम ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। उस तो दोस्तों नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा भैया। संदर्भ की समझ में होना, संदर्भ की कोई बात ही नहीं की जा रही दोस्तों। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। दोस्तों इसमें हाँ हो जाएगा हमारा नियम कंठस्थ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना दोस्तों। मतलब इसका कहने का मतलब दोस्तों, ये व्याकरण से थोड़ा संबंधित क्वेश्चन है। कंठस्थ का मतलब दोस्तों यहाँ पर याद नहीं, मतलब कहने मतलब नियम आपको पता नहीं है, नियम के बारे में आपकी समझ नहीं है दोस्तों, तभी आप ऐसे प्रयोग करें। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। भाषा परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं के भाषा के नियम की बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही आपको लगते होंगे कि हाँ भैया ये नहीं हो सकता। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए। काव्यांश कहाँ आ जाएगा व्याकरण में। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियम को ही महत्व देना चाहिए। व्याकरण शिक्षण तो जाहिर सी बात से दोस्तों नियमों की बात होगी। अगर भाषा की होती तब मानते भैया नियम नहीं होंगे। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं के भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कई बार बताया कि भैया जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होगा दोस्तों। ये नहीं कि वहाँ पर व्याकरण की बात की जा रही तो आप यहाँ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ भाषिक प्रयोग की बात हो रही है। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ऐसा भी नहीं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। बात सही, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं सही, क्योंकि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही ये बताया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों की कोई बात नहीं की गई। 109 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरण नियमों को ही अभ्यास करते हो, नहीं भैया। अत्यंत छोटे हो, नहीं भैया। सरल भाषा से युक्त हो दोस्तों। एक होता है मुक्त, एक होता है युक्त। तो भैया युक्त का मतलब होता है जुड़ा और मुक्त का मतलब होता है खुला, मतलब जुड़ा ना हुआ, यह भी समझ सकते हैं। तो सरल भाषा से युक्त हो मतलब सरल भाषा से जुड़ा हुआ हो। लेकिन आप जैसा समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं तो दोस्तों बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, ये तो बात सही है। लेकिन सरल भाषा से युक्त हों, ये दोस्तों ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों
110 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि ये दोस्तों आयोग ने माना है, इसलिए हम नहीं कहेंगे। लेकिन भैया इसमें सही होना चाहिए था कि बच्चों के परिवेश से जुड़ा। लेकिन दोस्तों आयोग के आंसर की से है दोस्तों, इसलिए तीसरा होगा, चौथा गलत हो जाएगा। नहीं तो चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों, बच्चों के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन जो आयोग मानेंगे दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग हम भी चलते हैं दोस्तों, क्योंकि भैया सीटेट कई बार ऐसी हरकतें करता है, सही क्वेश्चन में 7-8 4-5 क्वेश्चन में ऐसे आंसर को टिक करता है जिसमें किसी को पता नहीं। जैसे यही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन माना गया। 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती? नहीं भैया। शिक्षा के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती? नहीं भैया। भाषा शिक्षण में बाधक? नहीं भैया। भाषा शिक्षण में संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है? बिल्कुल बात सही है दोस्तों, चौथा हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है? मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना? कंठस्थ नहीं भैया। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना? अधिकार व अधिकार की कोई बात नहीं दोस्तों, दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना? बिल्कुल बात सही दोस्तों। मानक वर्ड भी नेगेटिव है दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक आप इन वर्डों को समझ पा रहे होंगे कि मानक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, और दैनिक जीवन मैंने कई बार बताया दोस्तों बहुत पॉजिटिव वर्ड है, और पॉजिटिव क्वेश्चन में बिल्कुल सही हो सकता है दोस्तों। 90% चांस रहते हैं कि यही ऑप्शन सही होगा। 112 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? मतलब 3 है, 1 नहीं है। सही रूप में समझना है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा दोस्तों, रटना। इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, समझ पा रहे होंगे, हालांकि पढ़े देता हूँ दोस्तों। निजी अनुभव के आधार पर भाषा सृजनशील है दोस्तों, पॉजिटिव है तो होगा ही। दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों समझना, ये तो सही है दोस्तों, नहीं पूछा गया है। 113 नंबर है। सपना अपनी कक्षा के बच्चों के को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में कक्षा में मौखिक अभिव्यक्ति दोस्तों, ये वर्ड ध्यान दीजिए। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद, अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी बोल बोल कर पढ़ना, समाचार पत्र का वाचन करना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावी बात की गई है, सबसे ज़्यादा मतलब दोस्तों रहते चारों सही हैं, लेकिन उसमें से कौन सा ज़्यादा सही है? मैंने कई बार बताया दोस्तों, सर्वाधिक लिखा है, सबसे ज़्यादा लिखा है, या सबसे महत्वपूर्ण लिखा है, तो उसमें चारों सही होते हैं दोस्तों। लेकिन उसमें से एक कौन सबसे ज़्यादा सही है, वो उत्तर आपको करना है। तो दोस्तों शब्दों को जोर जोर से बोलना कहाँ भैया, ये मौखिक अभिव्यक्ति। कहानी बोल बोल कर पढ़ना नहीं भैया, समाचार नहीं। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद, अदायगी कराना, यही सबसे सही ऑप्शन दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। 114 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सुहैल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। असम से पंजाब दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सुहैल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहैल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, इससे तो और परेशान होगा बार बार बताएंगे तो। सुहैल की मातृभाषा का प्रयोग लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि बार बार उसकी त्रुटियों को बताना, तो ये कहाँ बार बार बताओ तो और बच्चा चिड़चिड़ाएगा, परेशान हो जाएगा। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास, अभ्यास नहीं भैया, 1 घंटा रोज। सुहैल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ने देना चाहिए मातृभाषा का? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सुहैल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है दोस्तों। एक होता है दोस्तों उपचारात्मक, एक होता है निदानात्मक। तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों हम। परीक्षण का उद्देश्य बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ये बिल्कुल मतलब नहीं है दोस्तों। बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है दोस्तों। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। आप देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि भैया निदानात्मक परीक्षण,
हम लोग ज़्यादातर समझते हैं क्या भैया, निदानात्मक का मतलब होता है उपचार, मतलब कि किसी समस्या को हल कर लेना। लेकिन हिंदी भाषा में दोस्तों निदानात्मक का मतलब होता है कठिनाइयों की पहचान करना, और उपचारात्मक का मतलब होता है दोस्तों समस्या को दूर करना। निदान का मतलब होता है कमी को ढूंढना, जानना। फिर उपचार का मतलब होता है दोस्तों कमी को हल करना या कमी को समाप्त करना दोस्तों। तो अवसर देना ये भी गलत हो गए दोस्तों। निदाना निदानात्मक परीक्षण को दोस्त होता है दोस्तों बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना है दोस्तों। और उपचारात्मक होता है दोस्तों तो बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों का समाधान करना। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप। 116 नंबर दोस्तों, भाषा का सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। दोस्तों पिछली क्लास में सेम क्वेश्चन आया था। सतत का मतलब दोस्तों लगातार, माफ कीजिएगा फ्लो में निकल जाता है दोस्तों। सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार, और व्यापक का मतलब होता है दोस्तों वार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा। और दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका अर्थ होता है व्यापक का एक और सामाजिक, मानसिक और दोस्तों शारीरिक। व्यापक मूल्यांकन का ये भी होता है मतलब। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा प्रोन्नत करने हैं तो साक्ष्य जुटाना, बच्चों को त्रुटियों की पहचान करना, नहीं भैया, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना, नहीं भैया। बचा हमारे पास दो ऑप्शन दोस्तों कि अगली कक्षा प्रोन्नत करने हो साक्ष्य जुटाना, इसका बिल्कुल ऐसा उद्देश्य नहीं। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, मतलब दोस्तों कि भैया कैसे सीख रहा है, कितनी क्षमता है बालक के अंदर, उसको समझने के बाद उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा अधिगम प्रक्रिया अपनाना। 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, लेकिन यहाँ दोस्तों निर्भर करती है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है लेकिन अर्थ वही है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि भैया उपचारात्मक का मतलब होता है समस्या का समाधान, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो दोस्तों जैसे कि अभी जो क्वेश्चन आया था उसको हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है दोस्तों। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों को पहचान करना। और दोस्तों जो इसमें हो जाएगा हमारा, उपचारात्मक शिक्षा की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, नहीं भैया। त्रुटियों की सूची बनाने पर, नहीं भैया। हमारे पास दो ऑप्शन बचे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि समस्याओं की पहचान है दोस्तों निदानात्मक, तो ये नहीं होगा। तो अब बचा ही हमारे पास कौन सा ऑप्शन, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना, ये हो जाएगा दोस्तों। और समस्याओं की पहचान दोस्तों निदानात्मक होता है, लेकिन कारणों की पहचान, सही पहचान दोस्तों उपचारात्मक हो जाएगा। हालांकि उपचारात्मक का मतलब समस्या समाधान होता है दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 118 नंबर दोस्तों, उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन है, केवल छंद अलंकारों को समझने का नहीं भैया, केवल आगे गलत। भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों दो है ऑप्शन, दोनों में से कोई एक सही होगा। उच्च कक्षाओं में दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिएगा, 6 से 8 की बात कर रहा दोस्तों। साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। तो दोस्तों साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन नहीं भैया, भाषा कौशल साध्य है। साध्य का मतलब समझते हैं दोस्तों आप, लक्ष्य कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो भैया हमारा लक्ष्य तो यही होता है ना, भाषा कौशल पहला, कि साहित्य लक्ष्य होता है, नहीं भाषा कौशल, फिर साधन होता है साहित्य, मतलब माध्यम जो होता है वो साहित्य होता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा अर्जन बार बार क्वेश्चन मिला दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि भाषा अर्जन का मतलब होता है दोस्तों कि विद्यालय या किसी खास निश्चित समय पर न चीजों को सीखना, स्वाभाविक रूप से चीजें, जैसे हम खेल रहे हैं भैया, खेल खेल में कोई चीज सीख रहे हैं तो इसे दोस्तों अर्जन कहते हैं। और अधिगम का मतलब होता है दोस्तों इसे विद्यालय में जाकर सीखें, कहीं मतलब ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तब सीख रहे हैं दोस्तों, ये है फिर अधिगम। तो भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थितियों की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है,
सहज स्वाभाविक होता है दोस्तों, सहज स्वाभाविक है भैया, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों प्लीज़, और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स भी को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देख लेते हैं क्लास को और लाइक नहीं करते, कम से कम लाइक तो कर लीजिए, करिए दोस्तों। इतने तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं दोस्तों, उसका तो थोड़ा सा मतलब इतने उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा लाइक तो कर ही सकते हैं दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं और अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बातों के निहितार्थ, सोच सरोकार की पहचान करना। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक मतलब सही दोस्तों, मैंने जैसे बताया आपको, सबसे अधिक, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा दोस्तों, इसमें से चारों सही रहता है, लेकिन उसमें से एक कौन सबसे ज़्यादा सही है ये पकड़ना होता है दोस्तों। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत नहीं भैया, पठन कौशल पर अधिक नहीं, पाठों के शब्दों को अर्थ जानना बात सही है, के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना बात सही है, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच सरोकार की पहचान करना, सोच सरोकार, लेकिन दोस्तों सोच सरोकार से ज़्यादा है अर्थ जानना, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, आप लोग अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।